नमस्ते। आप सबका एक हमारा नया शो हम सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के लिए हम लोगों ने कई शोज किए, लेकिन अब ये ऐसी बातचीत हुई कि इसको थोड़ा स्ट्रक्चर कर दिया जाए, क्योंकि आज हालांकि देश में जैसे हालात हैं उसमें शायद हर दिन कुछ ना कुछ इस पे आप लोगों से बातचीत होती रहनी चाहिए। आपकी जो क्वेरीज हैं या जो आपके मन में कुछ प्रश्न है उसके जवाब देने की कोशिश करनी होनी चाहिए। लेकिन अभी शुरुआत में हम लोग इसको हफ्तेवार कर रहे हैं, वीकली प्रोग्राम करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा हम भी स्टेबलाइज हो जाएं, आपकी भी आदत पड़ जाए इसके, तो इसको थोड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। इसको शुरू करने के लिए आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मेरे साथ डॉक्टर अरविंदर अंसारी हैं। डॉक्टर अरविंदर अंसारी सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के अलावा वहाँ तो बहुत एक्टिव हैं ही, इन्होंने जितना जो पढ़ाई की और जो अपनी रिसर्च की उसमें जब मैं अभी देख रहा था, इनकी पीएचडी ही है इम्पैक्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस ऑन वुमेन, और वो दिल्ली और सूरत की बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर साहब आपने ये जो रिसर्च की थी वो शायद 20 साल पहले की होगी, 25 साल पहले, लेकिन आज के संदर्भ में इम्पैक्ट ऑफ वुमेन क्या, इट इज इम्पैक्टिंग एवरीवन, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो सकता है कि एक स्पेसिफिक कुछ हिंदुओं को बहुत खुशी हो रही हो, लेकिन एंड इट इज नॉट ओनली, ये सिर्फ दिल्ली और सूरत में नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, ये तो मेरे ख्याल में पूरे देश को इम्पैक्ट कर रहा है, और खास करके हाल के दिनों में। तो मैं शुरुआत इसी से कर रहा हूं कि हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात थी, जो हम लोग के देश को जिसपे फक्र था, नाज था, वो कहीं आज की तारीख में लग रहा है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, इस पे जरा थोड़ा सा वो करती। बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन जी, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। और जी, मेरी पीएचडी जो थी वो 20 साल पुरानी है, और यकीनन वो मैं उस वक्त जो एक खास पर्सपेक्टिव को देखना चाह रही थी कि औरतें कैसे इससे प्रभावित होती हैं और कितना असर होता है। लेकिन आज का जो समाज है उसमें मुझे लगता है औरतों पे तो इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन एक तरह से आप देखिए फिरकावाद की वजह से पूरा का पूरा समाज हमारा प्रभावित हो रहा है। आइडेंटिटी का सवाल रहा है, लोग इसको मतलब किसी ना किसी तरीके से, और ये पैकेज हमने अपने पार्टीशन से, बिकॉज अगर हम देखें तो इसकी जड़ें 1919 में जाती हैं, 1935 में जाती हैं, जब से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई उसके बाद हमने देखा किस तरह से हमारे देश का विभाजन होता है। लेकिन बीच में आके ऐसे लगा था कि अब ये जो पार्टीशन ऑफ बैगेज है, पार्टीशन का जो बैगेज है, ये धीरे धीरे मतलब अब रेस्ट करेगा। अब इस तरह से वी हैव मूव्ड इनटू 21st सेंचुरी, और कहीं ना कहीं लोग जो है प्रोग्रेसिव मॉडर्निटी, डेवलपमेंट मॉडल की बात करने लग गए थे, और एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की बात होने लगी थी। लेकिन अभी कुछ सालों से फिर से ऐसा लग रहा है कि जिससे कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो है वापस जो पूरा हमारा कम्युनलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, वो वापस बहुत बुरी तरह से हो रहा है। 1980 में रजनी कोठारी ने एक बात कही थी, न्यू फेज ऑफ कम्युनलिज्म, और उन्होंने न्यू फेज ऑफ कम्युनलिज्म उस वक्त कहा था जब नए तरह के राइट्स की जो राइट्स के स्ट्रक्चर में चेंज आया था। खासतौर से अगर आप राइट्स को देखेंगे उससे पहले, मतलब 1947 के बाद 1960 से 1980, खासतौर 82 तक जो पीरियड रहा, उसमें राइट्स ये होते थे कि ठीक है, एक दोनों समुदाय मिले भिड़े और लड़ाई हुई, कैजुअलिटी एक तरफ कुछ आसपास बराबर होती थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये 1984 के बाद ये एक प्रोग्राम की शक्ल लेता चला गया। वो 1984 का राइट्स हो, 1993 का हो, 2002 का, 2012 का, या फिर दिल्ली का जो 2020 का है। तो ये जो है ना, एक बड़ा इमोशनल जो क्वेश्चन है, जो हमेशा हम दोनों ही तरफ पे फैला देते हैं कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। और उस ये एक जो इमोशनल अपील जो हम समाज में करते हैं, और जिसके ऊपर जिसका पूरा का पूरा राजनीतिकरण हुआ है, अगर हम देखें तो पूरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हुआ है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है, जिसकी वजह से ये कम्युनलिज्म जो है, एक बार हमें कुछ ऐसा फील हुआ कि इसकी जड़ें जो है कमज़ोर पड़ रही हैं, लेकिन फिर 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि ये वापस बहुत तेज़ी से उभर के आ रहा है, और पूरा जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है उसको बहुत उभारा जा रहा है। लेकिन अब ये सवाल उठेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। देखिए, बात होती थी सेक्युलरिज्म की पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। इनफैक्ट मैं उससे भी पीछे जाना चाहूँगी, शाहबानो
और जब शाहबानो कंट्रोवर्सी हुई और जब फिर राम मंदिर के दरवाजे खोले गए, तो ये जो अपीसमेंट हुई, दोनों की अपीसमेंट हुई, उधर माइनॉरिटीज की हुई, इधर मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो काउंटर अपीसमेंट हुई, उसके बाद से जो एक एजेंडा सरकार के पास आया और खासतौर से जो बीजेपी के पास आया कि ये तो सूडो सेक्युलरिज्म है। एक्चुअल सेक्युलरिज्म वो होता है जो किसी भी तरह की अपीसमेंट की बात ना करे और इक्वालिटी की बात करे। तो उससे हम देखते हैं कि जो इक्वालिटी की जो ट्रू एक्चुअल सेक्युलरिज्म में हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन उसके पीछे जो एक्सक्लूशनरी पॉलिटिक्स है वो अब बहुत ज़्यादा तेजी से उभर के आ रही है, खासतौर से 2019 के बाद जो ये यू टर्न हुआ है और जिस तरह से एक के बाद एक अमेंडमेंट्स होते चले जा रहे हैं, चाहे वो 370 का था, चाहे वो ट्रिपल तलाक का था, और भी जो एनआरसीसी है, तो ये कहीं ना कहीं जो एक हमने ना लुभावना लॉलीपॉप दे दिया आज के यूथ को, क्योंकि हम देख रहे हैं 2016 से खासतौर से जो अपने सरकारी आंकड़े वो बता रहे हैं कि हमारी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन हमारा इकोनॉमिक रिसेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो जो असली मुद्दे हमारे सामने थे वो तो थे हमारे पास रोजगार के, पढ़ाई के, एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के, लेकिन उनको हम किस तरह से बहका सकते हैं यूथ को, तो वो एक बहुत, अब देखिए जो जिस तरह का हुड़दंग मच रहा है उनमें किस तरह के लोग मुलतवी हैं, उसमें एक क्लास एस्पेक्ट भी है, लेकिन एक तरह से आप देखें तो कम्युनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी बढ़ी है हर क्लास में। जो है मैं देखती हूँ कि एक तरह का कम्युनलाइजेशन, और एक जो अब कहीं पे ये हो रहा है कि एक अजीब सी पावर का एहसास, एपोरिया का एहसास कि हम कुछ भी कर लें हमारे साथ स्टेट है। तो ये बड़ा जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि आप यू आर विद मी और यू आर नॉट विद मी, सो यू इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी यू हैव अ सर्टेन माइलेज ओवर अदर्स, सो दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, एक इसी से, क्योंकि देखिए ये हमको आपको किसी को भी बिना चश्मे के भी नजर आ रहा है साहब कि सब सियासत है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। और जैसा आपने कहा, हम सब लोगों को याद है जब शाहबानो का केस हुआ तो उधर राजीव गांधी जी के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ा तो उनको लगा कि नहीं नहीं इसको वापस ले लो, फिर इधर हिंदुओं का प्रेशर पड़ा तो उनको लगा कि नहीं नहीं मंदिर के दरवाजे खोल दो। तो आज की तारीख में कुछ बीजेपी या जो जो राइट विंग सपोर्टर्स, उनका कहना है कि भाई ये कांग्रेस का कौन सा मॉरल राइट है अबाउट इसके बारे में, वो तो वोट की राजनीति पहले से करती आई थी ऑन रिलीजियस वो। तो ये भी थोड़ा आप ये बताइए, क्योंकि रिलीजन के नाम पे वोट हमारे यहाँ पड़े हैं, ऐसा इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है, जो प्रोवोकेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से इंस्टिगेट किया जा रहा है, वो शायद इस स्केल पे पहले नहीं हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये वोट की राजनीति हमारे यहाँ इलेक्शन आइडेंटिटी के ही बेसिस पे लड़े जाते हैं। आइडेंटिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है इलेक्शंस का, और उसी पे हम देखते हैं जाति के बेसिस पर ही वोट दिया जाता है। और कांग्रेस ने भी खूब जाति की राजनीति की, धर्म की राजनीति की। अगर हम देखें 1980s के बाद उनका जो यू टर्न था, मीनाक्षीपुरम कन्वर्जन को आप ले लें, तो एक तरह से कभी वो माइनॉरिटी अपीसमेंट का मैसेज देती थी तो कभी वो मेजॉरिटी अपीसमेंट का मैसेज देती थी। और 1984 के राइट्स को अगर आप देखें, जब राजीव गांधी ने कहा कि एक अगर बड़ा वृक्ष गिरता है तो कुछ हलचल तो होती है, तो मतलब किसी ना किसी तरीके से वो मेजॉरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, इसका राजनीतिकरण हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब इस लेवल तक वायलेंस नहीं थी। देखिए जिस लेवल तक वायलेंस आज पहुंच गई, आज जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट, धर्म की राजनीति होती थी लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ हेट इज समथिंग विच वी हैव नाउ मूव्ड इनटू, जहाँ पे हम सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं और एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हमने लाके खड़ा कर दिया है। तो ये मतलब देखिए ये पैरेलल चल रहा था, धर्म की राजनीति हो रही थी लेकिन उधर आप देखिए सेक्युलरिस्ट फोर्सेस भी थे, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर भी था, सबसे बड़ा जो था हमारा कंपोजिट कल्चर, जो हम लोगों का जो साथ में रहना। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए, अगर आप उठाइए आंकड़े 2010 आफ्टरवर्ड्स, इनफैक्ट 2002 ऑनवर्ड्स मैं कहूँगी, उससे भी आगे चले जाइए, तो एक और चीज़ जो हमारे समाज में बहुत बड़ी वो हुई गेटोइजेशन की। आप देखें कि अब हर धार्मिक समूह जो है, वो कम्युनिटी जो है अपने उसमें
कम्युनिटी में रहना चाहती है। खासतौर से इसकी शुरुआत गुजरात से, लेकिन मैं कहूँगी 1984 के बाद भी अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सिख समुदाय जो है वो वेस्ट दिल्ली में सीमित हो गया। सारा का सारा जो है, ज़्यादातर उस वक्त लोग जो है वेस्ट दिल्ली में जाके बसने लगे, रजौरी गार्डन से लेके फतेहनगर तक लोगों का आप देखिए। उसी तरह से दिल्ली में अगर हम देखें 1993 के बाद बहुत सारे ऐसे मुस्लिम इलाके आगे, जाकिर नगर, ओखला, जहाँ पे ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, या फिर निज़ामुद्दीन आप कह लीजिए, सीलमपुर एरिया कह लीजिए, या कल जहाँ जो दंगे हुए हैं जहांगीरपुरी लोकेलिटी में हुए, वो मिक्स्ड लोकेलिटी है, लेकिन उसके आसपास भी इस तरह के गेटोइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। और जो ये जो गेटोइजेशन हमारे समाज में हर प्रांत में बढ़ा, उसका एक जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो हमारा इंटरेक्शन होता था, जो हमें एक दूसरे के साथ समझने की मौका मिलता था, वो भी खत्म हो गया। और अगर आप दिल्ली में भी देखें तो सोसाइटीज़ हैं, अबुल फजल सोसाइटी है, तो कोई और रिलीजन बेसिस भी सोसाइटी है। और एक बार मुझे याद है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक इस तरह का कानून भी आया था कि रिलीजियस कम्युनिटीज लैंड अलॉट करा सकती हैं और वहाँ सोसाइटीज। तो ये जो एक तरफ से गेटेड कम्युनिटीज बन गई, गेटेड कम्युनिटीज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस बट ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर, उन्होंने भी वो स्पेसेस को बिल्कुल एनक्रोच कर दिया, बंद कर दिया, सीज कर दिया, सॉरी, कि जहाँ पे इंटरेक्शन हो सकता था, जहाँ पे लोग आपस में बैठ के बातचीत कर सकते थे, समझ सकते थे। तो वो देखिए, मुझे याद है हमारे टीचर थे प्रोफेसर इम्तियाज अहमद, वो हिंदू चाय और मुस्लिम चाय की बात करते थे। जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था, रेलवे स्टेशन पे हिंदू चाय और मुस्लिम चाय मिलती थी, लेकिन लोगों का एक इंटरेक्शन बड़ा हुआ था कि आप, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक नॉवेल है अपार गंगा ओपार गंगा, पार्टीशन पे है। तो जब गोधौली का वक्त आता है तो एक हिंदू दोस्त अपनी पूजा करता है और मुस्लिम दोस्त जो है दूसरी तरफ अपना नमाज पढ़ रहा है। तो वो भी हमारी संस्कृति थी, वो भी हमारी संस्कृति थी। जिस तरह का डेवलपमेंट हो और जिस तरह की ये हम लोगों ने कम्युनलाइजेशन किया है, उसकी वजह से जो ये पोलराइजेशन, अब जो खतरा है ना पोलराइजेशन, देखिए मतलब धर्म की राजनीति, आइडेंटिटी की राजनीति हमारे समाज में रही है। हम ये नहीं कह सकते कि जो पहली पार्टीज थी उन्होंने इसको बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने दिया, लेकिन ये जो पोलराइजेशन और हेट्रेट है जिस तरह की बढ़ गई है, ये बड़ी फिक्र की बात है, ये बहुत चिंता की बात है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था। एक नया कंसेप्ट पहले से भी था, धर्म संसद थी, कुछ ना कुछ चलता रहता था, गांव में भी चलता रहता था, कथा होती थी, वो कहीं मुसलमान लोग अपना भी कुछ करते थे। लेकिन ये रीसेंट एक डेवलपमेंट एक नए तरह का आया है, और वो अच्छा, पार्टीशन का लोग हर एक बार हवाला देते हैं। मैं जितना समझता हूँ पार्टीशन में मेरा कुछ गया था, मतलब पीपल हैव लॉस्ट समथिंग, उनकी वो डिस्प्लेस हो रहे थे, वो अपनी जगह से, अपनी जड़ों से वो वापस या तो इधर आ रहे थे या यहाँ वाले वहां जा रहे थे। तो वो समझ में, एग्नी, वो गुस्सा, वो एक समझ में आता है। लेकिन आज की तारीख में तो मैं अपने ढंग से अपने धर्म को निभाऊंगा, आप मत करिए, ये है। मतलब आई एम ट्राइंग टू, मतलब बोथ द कम्युनिटी, हम डिग्री में वेरी, और किसने पहले शुरू किया ये भी समझ में साफ साफ आ रहा है। वो एक पार्टी विशेष जो है वो दूसरे को टारगेट कर रही है इलेक्शन की वजह से। लेकिन ये कभी नहीं होता था। मतलब भाई ठीक है, उनको 2 मस्जिद की जमीन दी तो मुझे भी आप 4 मंदिर की, वो समझ में आता है। लेकिन उनकी मस्जिद की जगह पे ही मैं मंदिर बनाऊंगा, ये वाली चीज बहुत रीसेंट डेवलपमेंट। देखिए, मैं ये एक जो आपने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात की, हमने पार्टीशन को कहीं रिकंसाइल कर लिया था। ये जो 1980 के बाद से फिर से जो ये है ना, जो ये हमारी पूरा जो कम्युनलाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो हुआ, इसने बहुत ज़्यादा हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और जिस तरह की, देखिए, घरों में भी परवरिश होती थी, हमारा बचपन, आपका बचपन जो गुजरा होगा, तो हमें ये सिखाया जाता था कि हमें अपने धर्म पे कायम रहना है और दूसरे धर्म से नफरत नहीं करनी है। अगर हम कोई गलती से भी कोई बात कह देते तो हमारी संस्कृति में ये जाता था कि सर्वधर्म संभव। तो उसमें जो हमारा बेसिक मूल्य था कि हम सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे और हम अपना धर्म फॉलो। लेकिन अब जो ये हो गई है कि एक हेट्रेट पालना, एक नीचा दिखाने की कभी वो नहीं रही। और मुझे याद है ट्रेन में लोग नमाज पढ़ते थे, ट्रेन में औरतें नमाज पढ़ती थी, बुर्के वाली औरत को एक सम्मान से देखा जाता था कि ये बुर्के वाली महिला है, ये पर्दा करती है, तो इसको एक सम्मान की। और आज देखिए बुर्के वाली औरत जो है वो कितनी डरी, सहमी, घबराई,
बहुत सारे लोगों से जो मैं बात कर रही हूँ, तो वो आज का जो माहौल हो गया, जो जिस तरह से ये बल मिला है, ये बल क्यों मिला है? ये बल इसलिए मिला है क्योंकि हमारे लीडर खामोश हैं, उन्होंने इस पे चुप्पी साधी हुई है। अगर देखिए गांधी जी बाहर निकले जब कम्युनलिज्म, तो नवाखाली गए, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। एक पर्टिकुलर पार्टी इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उनका एजेंडा हिंदुत्व है, लेकिन बाकी पार्टीज भी नहीं बोल रही हैं, वो भी खामोश है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई अभी, जो एक आर्टिकल अभी सोनिया जी का आया कि इंडियन एक्सप्रेस में 2 दिन पहले, या फिर अपोजिशन इकट्ठी आई, तो ये आवाज उठनी बहुत जरूरी थी। दूसरा जो जो एक और बहुत बड़ी बात जो हो रही है, लोग इतने डरे घबराए सहमे हुए हैं कि अगर वो सही बात बोलना भी चाहते हैं तो वो डर के मारे नहीं बोल रहे हैं कि इसका अंजाम क्या होगा, वो नहीं जानते हैं। तो ये जो पूरा एक तो कल्चर ऑफ साइलेंस, पीपल आर नॉट, वी से दैट, हम लोग ये कहते हैं कि भाई चलिए 36% उनका वोट शेयर है तो 64 तो हम हैं, तो हम कहाँ हैं? ये आवाज क्यों इतनी धूमिल है? ये आवाज क्यों इतनी वीक है? ये आवाज क्यों इतनी कमजोर है? ये आवाज बहुत सारे लोग बोलने के घबराहट से, डर के मारे नहीं बोल पा रहे कि कल को हमारा अंजाम क्या, लोगों को अपने घर परिवार। तो ये वाला जो माहौल अब बन गया है, जो फियर का, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड है, दूसरे जो है फियर। एवरी राइट थिंकिंग प्रोग्रेसिव पर्सन इज स्केयर्ड कि क्या क्या बोलूं, घबराया हुआ है। तो ये खतरनाक है। और ये जो मतलब इसके साथ हमें एंगेज करना होगा, पारिवारिक रूप पे एंगेज करना होगा, बच्चों को बताना होगा। देखिए वो जो स्पेसेस हमारी खत्म होगी ना इंटरेक्शन की, जब कंजकाएं होती थी, तो आस पड़ोस में जितनी बच्चियां, उसमें मुसलमान भी होगी, क्रिश्चियन भी होगी, सिख भी होगी, मैं भी जाती थी। मेरे मतलब कश्मीर में जब कंजक होती थी, मेरे बचपन जो है कश्मीर में गुजरा, तो हिंदू परिवारों में कंजक होती थी, मुस्लिम भी जा रही है, सिख भी जा रही है, सबके सबको कंजक पूजा जाता था। तो उससे जो एक आपका लगाव, एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स होती थी, वो खत्म हो रही। डॉक्टर अरविंदर, एक थोड़ा थोड़ा सा प्रश्न हटके है, और वो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इसमें पहले पढ़ाई की है, इस पर काम किया है, और एज अ समाजशास्त्री। देखिए, मैं गांव की भी बात कर रहा हूँ। घर में बहुत से झगड़े होते थे, गांव के झगड़े होते थे, लेकिन जनरली वो जो घर की महिलाएं होती थी या गांव के, उन लोग का आपस में कभी वो नहीं होता था द्वेष। इवन मेरे मान ली 5-6 चाचा हैं, चाचाओं के बीच में कोई झगड़ा फसाद हुआ, लेकिन चाचियों में नहीं होता, तो वो आपस में सब, उनको था कि ये इन लोग का काम है, इन लोग झगड़ा करते हैं। आज की तारीख में मैं पहली बार ये देख रहा हूं, क्योंकि वुमेन एज सच, धर्म है, जितना मैंने अपने घर में देखा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, इन लोग शायद ज्यादा धर्म के नजदीक है मेरे कंपैरिजन में। मैं भी पूजा करता हूँ, आप भी नमाज पढ़ते, लेकिन जनरली मैंने जहां देखा भाई, जो मुस्लिम महिला भी है, वो सुबह उठ के कब शाम को अफ्तारी कैसे होगी, और सुबह क्या होगा, कैसे क्या होगा, जो भी सजदा कितने बजे जगाना है, ये सब भी पार्ट ऑफ द लार्जर वो है। मैं पहली बार ये देख रहा हूं, पहली बार, कि इस बार वो नफरत का बीज इतना बो दिया गया है कि इवन जो महिलाएं जो अपने में, मैं क्योंकि कोई भी महिला को मैं ये मानता हूं कि महिलाओं ने, वो पहले महिला है और फिर वो किसी धर्म जाति या विशेष की, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं और जो कॉमन है उनमें डिवीजन मैं देख रहा हूं। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि आप, जब मैं बात कर रहा हूं समाज में, तो उनको भी लग रहा है नहीं नहीं, इन लोग थोड़ा, मतलब देयर इज अ वो, ये कैसे हुआ है, ये महिलाएं कैसे डिवाइड हो गई? ये इसकी जड़ें जाती हैं 1993 राइट्स में। अगर आप देखें, मुझे नाम भूल रहा है, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसमें दिखाया था कि महिलाएं कैसे सहयोग दे रही हैं। आप पूरा देखिए, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्रीय स्वयं सेविकाएं, उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह का पोलराइजेशन उनको कहा जाता है कि आपको ऐसे वीर पैदा करने। आप देखिए साध्वी ऋतंभरा और इन सब की जो स्पीच है, ये महिलाओं को भी उकसाती है कि भाई आपको जो है ऐसे बच्चे पैदा करने हैं जो हमारे एजेंडा को आगे ले जाएं। तो ये जो पर्पिटेटर्स का, ये बहुत दुखद है, क्योंकि ये जब से औरतें पर्पिटेटर्स ऑफ वायलेंस होने लग गई हैं, जब से उनका रोल वायलेंस, हमने 1993 2002 के राइट्स में ये देखा, ये डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे औरतों ने पार्टिसिपेट किया, खास एक कम्युनिटी की औरतें, खास एक क्लास और कास्ट की औरतें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और किस तरह से उन्होंने
अटैक करने के लिए जो है अपने मर्दों को उत्साहित किया। ये बहुत जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये बड़ा अफ़सोसनाक डेवलपमेंट है। विमेन एज़ परपेट्रेटर्स, अब तो इस पे अच्छी खासी रिसर्च हो रही है और पोला बचेता की रिसर्च है, जिसने बताया है कि कैसे दुर्गा वेहिनी और राष्ट्रीय स्वयं सेविका औरतों को तैयार किया जाता है और उनको बताया जाता है कि जो आपको अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश देनी है। मैंने यही कहा, परवरिश का सवाल है। जब हमारे बचपन में हम कभी गलती से भी किसी अन्य धर्म के बारे में कुछ बोलते थे तो फ़ौरन टोक दिए जाते थे अपने पेरेंट्स के द्वारा कि नहीं, ये उनका मानना है, उनका मत है, इसको इज्जत करनी है। आप मत मानो, आप नहीं मानते, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन आप उनको मजाक उसका नहीं उड़ा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा होता है। तो अगर इस तरह से, और देखिए जो एक ना चीज़ जो हुई है, जो मुझे फील होती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिस तरह की हुर्रिया आने लग गया ना, ये जो बच्चों में जो, क्योंकि एक पावर का एहसास होने लग गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए था, ये वो लोग हैं जिनको नौकरी में होना चाहिए था, लेकिन उनको 500 रुपया दिहाड़ी मिल जाती है, 400 रुपया दिहाड़ी मिल जाती है, शाम को पीने के लिए उनके पास, अपना नशा पूरा करने के लिए उनके पास पैसे आ जाते हैं। तो उनको एक अजीब सी, इससे जो एक पावर का एहसास हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत घातक है। ये बिकॉज वायलेंस इज अ विशियस सर्कल। आज हम वायलेंस अगर किसी समुदाय के प्रति हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये कल होके वापस आएगी। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बहुत अच्छी, आर्म्स टू फाइट एंड आर्म्स टू प्रोटेक्ट है, एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें, जो कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से लिखी गई है। उस किताब में जो वियतनाम वॉर हुई, तो जो सोल्जर्स वापस आए, तो वो पूरी वायलेंस अपनी वाइफ्स के ऊपर करते थे। जिस तरह की प्रताड़ना उन्होंने सही, वो वापस उन्होंने अपनी औरतों पे की। उन्होंने कहा कि इनके साथ डील करना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम हो गया था। बहुत मुश्किल काम था कि हम अपने इन जो सिपाही पत्नी हैं, इनके साथ हम डील कर पाए, क्योंकि इनको जो वायलेंस की आदत पड़ गई थी, जो जिस तरह से रेप हुआ था। तो ये वायलेंस जो है, ये बहुत ही भयंकर घेरा है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं मतलब ऊपर वाला अगर कहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है इस देश की आबो हवा, इस देश की की भूमि पे, कि एंड ये एक वक्ती बयार आई है जो शायद कभी कभी खेती खराब हो जाती है, कभी कभी अभी मेरे यहाँ कोई आए थे, वो पिछले साल आम पूरा खराब हो गया था। तो शायद ये वक्ती दौर है, आया है, चला जाएगा, क्योंकि देश की जड़ें इतनी मजबूत है, गंगा जमनी तहजीब हम लोग कितनी मजबूत है, और शायद एक दूसरे के बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है आज मैं 2 मिनट, आज आपने कहा कि समुदाय से हमें सामान नहीं लेना, ये नहीं करना, लेकिन मान लीजिए समुदाय का डॉक्टर है, टीचर है, उसको क्या करेंगे? जी, है ना? तो ये अल्टीमेटली ये क्वेश्चन कहीं और लिंक्ड है, ये इकोनॉमी से लिंक्ड है क्वेश्चन। अब क्या, और अगर आप इस समुदाय का बहिष्कार करेंगे तो आप अपने लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, ये सब वक्ती बातें हैं, और शायद एक ही चीज है जो कहा जाता है ना, कि सब्र और धैर्य और पेशेंस, इसका एक ही नाम है हमारे लिए। और मैंने तो कोरोना से बहुत सीख ली है, जहाँ पे लोग बाहर उमड़ के आए, उन्होंने धर्म नहीं देखा, जात नहीं देखा, काफी पॉलिटिसाइजेशन हुआ, कम्युनलाइजेशन हुआ, लेकिन जो जमीन की हकीकत थी, लोग एक दूसरे के लिए उमड़ रहे थे मदद करने के लिए। और बहुत सारे केसेस हमने देखा कि आरती को कंधा मुसलमान दे रहे हैं, और क्या कहते हैं, तदफीन जो है हिंदू बच्चे कर रहे हैं। ये तो मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ। तो बेसिकली हमारे डीएनए में वो है जी। तो इसलिए थोड़ा धैर्य और मेरे ख्याल में थोड़े सब्र की जरूरत है। वक्ती बात है जो आएगी, और लोगों को इसकी कितनी अहमक बात है ये, और कितनी नफरत से कोई भी दुनिया का कहीं का इतिहास उठा के देख लीजिए, नफरत की बिना पे, जो नफरत की नींव पे बना है, वो कभी समाज विकासशील हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।